लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड वन इज़ मेडिसिनल थेरेपी, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह आप अपने डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनको ऑल्टर करके बीपी को या फिर हाइपरटेंशन केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको करेक्ट ला सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, लाइक एवरेज बीपी रिडक्शन ऑफ अबाउट 6.3 is to 3.1 mm of Hg. 6.3 here is systole and 3.1 is diastole. When around 9.2 kg weight loss occurs, जब पर्सन अपना वेट रिड्यूस करता है तो उसमें भी हाइपरटेंशन रिड्यूस होता है या उसका बीपी नॉर्मल होता है। उसके अलावा एवरेज बीपी रिडक्शन ऑफ 4/2 mm of Hg when sodium chloride intake gets limited to 4.4 to 7.4 gram in hypertensive patients. So these are facts जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू फाइंड आउट किए गए हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही पार्ट हैं, लाइक वेट रिडक्शन, डाइटरी सॉल्ट रिडक्शन लेस देन 6 ग्राम पर डेली बेसिस। उसके अलावा डाइट थेरेपी, जिसको हम डैश टाइप ऑफ डाइटरी प्लान बोलते हैं। दैन उसके बाद मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसको लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक कार्डियो एक्टिविटीज़, वेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, एस्थेटिक्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मैनेजिंग द हाइपरटेंशन। देन कम्स द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। अगर किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बीपी कंट्रोल में नहीं आता या हाइपरटेंशन परसिस्ट करता है, देन वी मूव टूवर्ड्स द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। नाउ सिस्टली बीपी को लोअर करने के लिए बाय अप टू 10 to 12 mm of Hg एंड डायस्टोलिक बीपी बाय 5 to 6 mm Hg, it confers relative risk reduction of 35 to 40% of stroke chances and 12 to 16% for congenital heart disease within 5 years after initiating the treatment. So these are facts again जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, लोगों के अंदर देखे गए हैं। सो अब बात करते हैं हम फर्स्ट ग्रुप की फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में, विच इज़ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन किस तरह से होता है? ये उन सोडियम क्लोराइड चैनल इनहिबिटर्स को इनहिबिट करते हैं जो कि सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रिवेंट करते हैं, स्पेशली इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एज यू कैन सी हियर। सो इसमें फर्स्ट ग्रुप है थायाजाइड्स। थायाजाइड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोरथैलिडोन। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड की कुछ डोजेज होती है, लाइक 6.25 टू 50 मिलीग्राम, जो कि दिन में 2 बार विच इज़ BID और दिन में 1 बार भी दिया जा सकता है, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी। दैन क्लोरथैलिडोन की अपनी डोजेज होती हैं लाइक 25 टू 50 मिलीग्राम OD, दैट इज़ वंस डेली। ना कुछ कॉजन्स होते हैं जिनमें इनको यूज़ को रोक देना चाहिए या फिर एग्जैजरेट कर सकता है कंडीशन को इनका यूज़, लाइक इन केसेस ऑफ डायबिटीज़, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट, हाइपोकैलीमिया। देन सेकंड ग्रुप इज़ द लूप डायूरेटिक्स। इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं लाइक फ्यूरासेमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड। फ्यूरासेमाइड की डोजेज गिवन है यहाँ 40 to 80 मिलीग्राम, जो दिन में 2 बार या 4 बार भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। एंड इथाक्राइनिक एसिड 50 to 100 मिलीग्राम वंस डेली और दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। अगेन कुछ कॉशंस हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइक डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट। देन द थर्ड वन इज़ द एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। यहाँ पर भी दो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक स्पाइरेनोलैक्टन एंड एप्लेरॉन। स्पाइरेनोलैक्टन की डोजेज है 25 to 100 मिलीग्राम, ये दिन में 1 बार या 2 बार दिया जा सकता है। एप्लेरोनान 50 to 100 मिलीग्राम दिया जा सकता है, दिन में 1 बार भी या 2 बार भी। अगेन हमें ध्यान रखना है पर्सन को रीनल फेलियर ना हो या फिर हाइपरकैलीमिया ना हो। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट द पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। यहाँ पर भी दो बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक अमिलोराइड एंड ट्राइएमटेरिन। अमिलोराइड इज़ गिवन इन 5 to 10 मिलीग्राम वंस डेली और दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है।
उसके अलावा ट्राइमटेरिन 50 to 100 मिलीग्राम OD और BD, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी अगेन। नाउ सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। नाउ ये लोअर डाउन करते हैं बीपी को बाय रिड्यूसिंग द कार्डियक आउटपुट। अब इसकी भी कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स होती हैं लाइक कार्डियो सिलेक्टिव, जिसके भी कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं लाइक नेबिवोलॉल, एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। नेबिवोलॉल इज़ लेस यूज्ड बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहीं एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनकी डोजेज भी गिवन है यहाँ पर लाइक 25 to 100 मिलीग्राम वंस डेली। वहीं मेटोप्रोलॉल 25 to 50 मिलीग्राम दिन में एक बार या दो बार भी दिया जा सकता है। उसके अलावा नॉन सिलेक्टिव बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका प्रोपेनोलॉल, जिसकी डोजेज है 40 to 160 मिलीग्राम दिन में दो बार। देन वी हैव कंबाइंड अल्फा बीटा, जो दोनों तरह के रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। एज यू नो अल्फा रिसेप्टर्स वी हैव बीटा रिसेप्टर्स, तो दोनों तरह से काम करने वाले लाइक लेबिटालॉल एंड कार्बिडिलॉल। सो लेबिटालॉल की डोजेज है 200 to 800 मिलीग्राम, दिन में एक बार भी या दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कार्बिडिलॉल 12.5 to 50 मिलीग्राम दिन में दो बार यूजुअली यूज़ किया जाता है। बात करेंगे थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट इज़ अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ये कैसे काम करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन है ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ईजिली ब्लड फ्लो कर सकता है और आफ्टर लोड भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भी दो तरह के हैं, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव के अंदर प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेराजोसिन। इनकी डोजेज गिवन है यहाँ पे लाइक प्राजोसिन इज़ 0.2 to 2 मिलीग्राम दिन में दो बार, या QID स्टैंड्स फॉर 4 टाइम्स। डॉक्साजोसिन 1 to 16 मिलीग्राम दिन में एक बार। टेराजोसिन 1 से 10 मिलीग्राम दिन में एक बार भी या दो बार भी। उसके अलावा नॉन सिलेक्टिव वी हैव फिनॉक्सीबेंजामाइन एंड इट इज़ जनरली यूज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा। इसकी डोजेज है 20 to 120 मिलीग्राम दिन में दो बार भी और चार बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ हाइपरटेंशन। नाउ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर सिम्पैथोलिटिक्स। अल्फा 2 सिम्पैथोलिटिक एगोनिस्ट जो डिक्रीज करते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बाय इनहिबिटिंग द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। नाउ ये दो तरह के होते हैं, जो सेंट्रल होते हैं और दूसरे होते हैं पेरिफेरल। नाउ सेंट्रली एक्टेड सिम्पैथोलिटिक्स आर क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा, रिजरपिन, ग्वानफेसिन। उसके अलावा पेरिफेरल जो होते हैं वो यूज़ में नहीं आते हैं क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और वो परमानेंटली स्विच ऑफ कर सकते हैं इस सर्किट को। सो वी यूजुअली यूज़ सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ACE इनहिबिटर्स, दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। क्लिनिकल प्रैक्टिस में इनका काफ़ी यूज़ है। ये प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं ऑफ एंजियोटेंसिन, ब्रेडिकाइनिन्स एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तीनों ही ब्लड प्रेशर राइज करने में या हाइपरटेंशन को कॉज करवाने में हेल्प करते हैं। इनके कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं लाइक वी हैव कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, रेमिप्रिल। कैप्टोप्रिल की डोजेज है 25 to 200 मिलीग्राम, वहीं लिजिनोप्रिल है 10 to 40 मिलीग्राम एंड रेमिप्रिल 2.5 to 20 मिलीग्राम। उसके अलावा ये कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं इनके लाइक ड्राई कफ कुछ पर्सन्स में देखने को मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 15% इसका रेशियो है, जो कि एंजियोएडिमा के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, बट इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन, यूजुअली ऐसा नहीं होता। देन अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप इज एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट। ये भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं लाइक लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन एंड कैंडिसार्टन। लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन काफ़ी ज़्यादा यूजेज में आते हैं। पर्सनली मैं भी काफ़ी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ बिकॉज दे हैव रियली वेरी गुड रिजल्ट्स। तो इनकी पोटेंसी है लोसार्टन की 25 to 100 मिलीग्राम, यूजुअली 50 mg में ये मिलती है।
उसके अलावा वेलसार्टन 80 to 320 mg, टेलमिसार्टन 25 to 100 mg, जनरली ये 40 mg में हमें मिलती है। कैंडिसार्टन 2 to 32 mg, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये डिवाइडेड हैं, कितना इसको लेना है। कोई एक बार लिया जाता है तो कोई 2 बार भी लिया जा सकता है, अगेन डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज कैल्शियम एंटागोनिस्ट। इसके अंदर 2 डिविजन्स होते हैं, लाइक डाईहाइड्रोपायरिडिन्स, जिसके अंदर निफेडिपाइन है विच इज़ 30 to 60 मिलीग्राम, इसकी डोजेज है दिन में एक बार। उसके अलावा नॉन डाईहाइड्रोपायरिडिन्स हैं, इसके अंदर वेरापेमिल है एंड डेल्टियाजिम, दैट इज़ 120 to 360 mg, दिन में एक बार या 2 बार, और दूसरा वाला 180 to 420 mg, दिन में एक बार। नाउ इनके कुछ कंट्राइंडिकेशंस होते हैं, लाइक दे आर रियली वेरी हार्श इन सेकंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट की कंडीशन है जिसके अंदर इनको नहीं देना चाहिए, वहाँ हम फिर किसी और अल्टरनेट की तरफ बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रेनिन इनहिबिटर, जो डायरेक्टली रेनिन के ऊपर एक्ट करता है। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज़ एलिस्किरन, जिसकी डोजेज है 150 to 300 मिलीग्राम, दिन में एक बार दिया जाता है। और इसके एक ही कंट्राइंडिकेशन है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, डायरेक्टली वेजोडाइलेटर्स दिए जा सकते हैं, लाइक हाइड्रोलाजाइन, मिनॉक्सिडिल। हाइड्रोलाजाइन 25 to 100 मिलीग्राम दिया जा सकता है दिन में 2 बार, एंड मिनॉक्सिडिल 2.5 to 80 मिलीग्राम दिन में एक बार या 2 बार दिया जा सकता है। कॉशन हमें ध्यान में रखना है कि सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अंदर इसका यूज़ लिमिट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, विच इज़ द कंपैरिजन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आमतौर पर जब हम एक स्टैंडर्ड डोज देते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, तो इट रिड्यूसेस बीपी बाय 8 to 10 mmHg लाइक सिस्टली एंड 4 to 7 mmHg ऑफ डायस्टली। सो ये एक फैक्चुअल थिंग है। उसके बाद यंगर पेशेंट्स और एल्डर पेशेंट्स के अंदर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, तो उसमें ये पता चलता है कि यंगर पेशेंट्स दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स। वहीं पे पेशेंट जिनकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द डायूरेटिक्स एंड कैल्शियम एंटागोनिस्ट। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द ARBs, एग्जाम्पल लोसार्टन और टेलमिसार्टन, एंड एस इनहिबिटर्स लाइक रैमिप्रिल, इजैनिप्रिल। और जिनके अंदर नॉन रेनिन हाइपरटेंशन है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स कैल्शियम एंटागोनिस्ट एंड डायरेटिक्स। कुछ एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, दे आर इन्फीरियर टू अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, रीनल फेलियर एंड ओवरऑल मोर्टेलिटी। But calcium blockers or diuretics, they may be inferior, but they are superior to other agents in prevention of heart failure. उसके अलावा ज़्यादातर पेशेंट्स जिनके अंदर हाइपरटेंशन है और हार्ट फेलियर है ड्यू टू सिस्टली और डायस्टली डिसफंक्शन, डायरेटिक्स का यूज़, एस इनहिबिटर्स का यूज़ और ARBs और बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ बहुत एसेंशियल है इन पेशेंट्स के अंदर फॉर एक्सटेंडिंग देयर सर्वाइवल। नाउ कुछ और स्टडीज़ भी की गई जिसके अंदर देखा गया कि एस इनहिबिटर्स दे प्रोवाइड बेटर कोरोनरी प्रोटेक्शन दैन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। वहीं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रोक दैन ARBs और एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स। सो इट वाज अ कंपैरेटिव स्टडी। एक और ट्रायल किया गया जिसके अंदर ये एक और ट्रायल परफॉर्म किया गया और इसके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि कम्बिनेशन ऑफ एस इनहिबिटर्स अलॉन्ग विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स was superior to ACE inhibitors plus diuretics to prevent the cardiovascular events and death among patients in hypertension.
तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडीज़ की जा चुकी हैं एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है किस तरह से एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दूसरे पर हाई हो सकता है या फिर दूसरे पर सुपीरियर हो सकता है किसी एस्पेक्ट में, वहीं जो इन्फीरियर था वो किसी और एस्पेक्ट में सुपीरियर हो सकता है दूसरे ड्रग के। उसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ भी होती हैं, लाइक डिवाइस बेस्ड कैरोटिड बैरो रिफ्लेक्स एक्टिवेशन बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ कैरोटिड साइनस। उसके अलावा एंडोवेस्कुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जो कि रीनल सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर की जाती है। नाउ ब्लड प्रेशर के गोल्स क्या होते हैं इन एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, ये हम जानेंगे एक पर्टिकुलर केस को स्टडी करके। लेट्स स्टार्ट मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट। मैलिग्नेंट हाइपरटेंसी इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन जिसके अंदर नॉर्मोटेंसिव पेशेंट सडनली एक बूस्ट लेता है हाइपरटेंशन में, जिसका ब्लड प्रेशर लेवल सिस्टली का अबव 180 हो सकता है एंड डायस्टली का 120 से ज़्यादा हो सकता है। Now it's a pathological syndrome which is associated with diffuse necrotizing vasculitis, arteriolar thrombus, fibrin deposition in the arterial walls। ये कुछ factors होते हैं जो responsible होते हैं for the malignant hypertension। उसके अलावा हिस्ट्री को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइक किसी तरह का मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर तो नहीं यूज़ किया गया है, कोकेन का यूज़ तो नहीं है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोका अल्कलॉइड। उसके अलावा एम्फेटामाइंस का अब्यूज़ तो नहीं किया गया है या उसका इंटेक तो नहीं हुआ है, ये भी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। देन ट्रीटमेंट के अंदर हम आईवी नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं जो कि सडन वेजोडाइलेशन कॉज करता है और हार्ट के ऊपर से बर्डन कम करता है। उसके अलावा पारेंटल रूट से लेबिटालॉल दिया जाएगा, निकार्डिपाइन दिया जाएगा विच इज़ यूज फॉर हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। बट if the patient which comes to you have malignant hypertension but he or she doesn't have encephalopathy associated with it, it is preferable to reduce bp over long time with the use of captopril, clonidine and labetalol। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इट वॉज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।